क्या आज की दुनिया सच में सुरक्षित है? आतंकवाद, साइबर अटैक, परमाणु हथियार, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक महामारी ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, बल्कि समकालीन विश्व सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे कि समकालीन विश्व सुरक्षा क्या है, इसके प्रमुख खतरे कौन-कौन से हैं और इनसे निपटने के लिए दुनिया क्या प्रयास कर रही है। वो भी एग्जाम ओरिएंटेड, आसान भाषा और उदाहरणों के साथ। अगर आप यूपीपीसीएस, यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं समकालीन विश्व सुरक्षा चैप्टर के कंप्लीट एनालिसिस के साथ। पहले हम इसका परिचय देखते हैं। विश्व राजनीति के बारे में पढ़ते हुए अक्सर हमारा सामना सुरक्षा अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे शब्दों से होता है। हम सोचते हैं कि इन शब्दों के अर्थ हमें मालूम है, लेकिन क्या सचमुच हमें इन शब्दों के अर्थ मालूम है? बहस या चर्चा को रोकना हो तो अक्सर इस जुमले का इस्तेमाल होता है। कहा जाता है कि ये सुरक्षा का मसला है और देश की भलाई के लिए बड़ा जरूरी है। ऐसा कहने का मकसद यह जताना होता है कि मसला बड़ा महत्वपूर्ण अथवा गुप्त है और इस कारण उस पर खुली चर्चा नहीं हो सकती। हम ऐसी फिल्में देखते हैं जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा सब कुछ बड़ा ढका छुपा और खतरनाक होता है। ऐसा जान पड़ता है कि मानो सुरक्षा 7 तालों के भीतर की चीज हो और जिससे आम नागरिक का कुछ लेना देना ना हो। लेकिन लोकतंत्र में कोई भी बात इतनी ढकी छुपी नहीं रखी जा सकती। सुरक्षा के बारे में हमें ज्यादा जानने की जरूरत है। सुरक्षा क्या है? भारत के सुरक्षा सरोकार क्या-क्या है? यह अध्याय इन सवालों पर बहस करता है। इसमें सुरक्षा को समझने के 2 नजरियों की चर्चा की गई है। अध्याय में इस बात पर जोर दिया गया है कि विभिन्न संदर्भ और स्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इसी से सुरक्षा के बारे में हमारा नजरिया बनता है। और जो आपको ये चित्र दिया गया है, इसमें क्या है? यह चित्र सुरक्षा के 2 भिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। कुछ चित्र ग्वाटेमाला में चल रहे गृह युद्ध के हैं। आप देख सकते हैं कि माताएं युद्ध में खोए अपने बच्चों का इंतजार कर रही हैं और युद्ध में शहीद हुए लोगों को याद किया जा रहा है। कुछ चित्र बांग्लादेश के हैं। इनमें बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से पैदा हुई असुरक्षा को दिखाया गया है। देखिए, ये युद्ध में जिनके बच्चे खो गए हैं, उनकी माताएं हैं जो अपने बच्चों का, अपने घर के मेल मेंबर्स का इंतजार कर रही हैं। युद्ध की स्थिति के कारण ऐसा हाल है, सब भूखे। यहाँ पर बाढ़ की स्थिति दिखाई गई है। देखिए कि किस तरह से बाढ़ में लोग परेशान हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम हेडिंग्स। सुरक्षा क्या है, डिटेल में देखेंगे। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आजादी। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आजादी। मानव का अस्तित्व और किसी देश का जीवन खतरों से भरा होता है। तब क्या इसका मतलब यह है कि हर तरह के खतरे को सुरक्षा पर खतरा माना जाए? आदमी जब भी अपने घर से बाहर कदम निकालता है, तो उसके अस्तित्व अथवा जीवन यापन के तरीकों को किसी न किसी अर्थ में खतरा जरूर होता है। यदि हमने खतरे का इतना व्यापक अर्थ लिया, तो फिर हमारी दुनिया में हर घड़ी और हर जगह सुरक्षा के ही सवाल नजर आएंगे। इसी कारण जो लोग सुरक्षा विषयक अध्ययन करते हैं, उनका कहना है कि केवल उन चीजों को सुरक्षा से जुड़ी चीजों का विषय बनाया जाए जिनसे जीवन के केंद्रीय मूल्यों को खतरा हो। तो फिर सवाल बनता है कि किसके केंद्रीय मूल्य? क्या पूरे देश के केंद्रीय मूल्य? आम स्त्री पुरुषों के केंद्रीय मूल्य? या क्या नागरिकों की नुमाइंदगी करने वाली सरकार हमेशा केंद्रीय मूल्यों का सही वही अर्थ ग्रहण करती है जो कोई साधारण नागरिक कर सकता है? इसके अतिरिक्त जब हम केंद्रीय मूल्यों पर मंडराते खतरों की बात करते हैं, तो यह सवाल भी उठता है कि ये खतरे कितने गहरे होने चाहिए। जो मूल्य हमें प्यारे हैं, कमोबेश उन सभी को बड़े या छोटे खतरे होते हैं। क्या हर खतरे को सुरक्षा की समझ में शामिल किया जा सकता है? जब भी कोई राष्ट्र कुछ करता है अथवा कुछ करने में असफल होता है, तो संभव है इससे किसी अन्य देश के केंद्रीय मूल्यों को हानि पहुंचती हो। जब भी राहगीर अपनी राह में लूटा जाता है, तो आम आदमी के रोजमर्रा के जीवन को क्षति पहुंचती है।
फिर भी अगर हम सुरक्षा का इतना व्यापक अर्थ करें, तो हाथ-पाँव हिलाना भी मुश्किल हो जाएगा। हर जगह हमें खतरे नज़र आएँगे। इस तरह देखें, तो हम इन बातों से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सुरक्षा का रिश्ता फिर बड़े गंभीर खतरों से है। ऐसे खतरे जिनको रोकने के उपाय न किए गए, तो हमारे केंद्रीय मूल्यों को अपूरणीय क्षति होगी या पहुंचेगी। ये बातें तो ठीक है, फिर भी हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि सुरक्षा अपने आप में भुलैयादार धारणा है। मिसाल के लिए, हम यह पूछ सकते हैं कि क्या सदियों अथवा दशकों से विभिन्न समाजों में सुरक्षा की एक समान धारणा चली आ रही है? ऐसा हो तो आश्चर्यजनक है, क्योंकि संसार में कितनी ही बातें रोज बदलती रहती हैं। फिर हम यह सवाल भी कर सकते हैं कि क्या किसी खास समय में विश्व के सभी समाजों में सुरक्षा की एक जैसी धारणा रहती है? यह बात भी हजम नहीं होती और आश्चर्यजनक लगती है कि करीब 200 मुल्कों के 7 अरब लोग सुरक्षा की एक जैसी धारणा रखते हैं। ऐसे में आपको यह जानकर कोई धक्का नहीं लगेगा कि सुरक्षा एक विवादग्रस्त धारणा है। आइए सुरक्षा का विभिन्न धारणाओं को दो कोटियों में रखकर समझने की कोशिश करते हैं, यानी सुरक्षा की पारंपरिक और अपारंपरिक धारणा। सबसे पहले देखते हैं सुरक्षा की पारंपरिक धारणा, जो कि बाहरी सुरक्षा को लेकर है। अधिकांशतः जब हम सुरक्षा के बारे में कुछ पढ़ या सुन रहे होते हैं, तो हमारा सामना सुरक्षा की पारंपरिक राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से होता है। सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में सैन्य खतरे को किसी देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इस खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है जो सैन्य हमले की धमकी देकर संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे कई किसी देश के केंद्रीय मूल्यों के लिए खतरा पैदा करता है। सैन्य कार्रवाई से आम नागरिकों के जीवन को भी खतरा होता है। शायद ही कभी ऐसा होता हो कि किसी युद्ध में सिर्फ सैनिक घायल हों अथवा मारे जाए। आम स्त्री पुरुष को भी युद्ध में हानि उठानी पड़ती है। अक्सर निहत्थे और औरत मर्द को जंग का निशाना बनाया जाता है। उनका और उनकी सरकार का हौसला तोड़ने की कोशिश होती है। बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में तीन विकल्प होते हैं: आत्मसमर्पण करना, दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मान लेना, अथवा युद्ध से होने वाले नाश को इस हद तक बढ़ाने के संकेत देना कि दूसरा पक्ष सहम कर हमला करने से बाज आए और युद्ध ठन जाए, तो अपनी रक्षा करना ताकि हमलावर देश अपने मकसद में कामयाब ना हो सके और पीछे हट जाए, अथवा हमलावर को पराजित कर दे। युद्ध में कोई सरकार भले ही आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन वह इसे अपने देश की नीति के रूप में कभी प्रचारित नहीं करना चाहेगी। इस कारण सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे अपरोध कहा जाता है, और युद्ध को सीमित रखने अथवा उसको समाप्त करने से होता है, जिसे रक्षा कहा जाता है। परंपरागत सुरक्षा नीति का एक तत्व और है, इसे शक्ति संतुलन कहते हैं। कोई देश यह कोई देश अपने अड़ोस पड़ोस में देखने पर पाता है कि कुछ मुल्क छोटे हैं तो कुछ बड़े। इससे इशारा मिल जाता है कि भविष्य में किस देश से उसे खतरा हो सकता है। मिसाल के लिए, कोई पड़ोसी देश संभव है यह न कहे कि वह हमले की तैयारी में जुटा है। हमले का कोई प्रकट कारण भी नहीं जान पड़ता हो, फिर भी यह देखकर कि कोई देश बहुत ताकतवर है, यह भांपा जा सकता है कि भविष्य में वह हमलावर हो सकता है। इस वजह से हर सरकार दूसरे देश से अपने शक्ति संतुलन को लेकर बहुत संवेदनशील रहती है। कोई सरकार दूसरे देशों से शक्ति संतुलन का पलड़ा अपने पक्ष में बैठाने के लिए जी तोड़ कोशिश करती है। जो देश नजदीक हो, जिनके साथ अनबन हो, या जिन देशों के साथ अतीत में लड़ाई हो चुकी हो, उनके साथ शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने पर खास तौर पर जोर दिया जाता है। शक्ति संतुलन बनाए रखने की यह कवायद ज्यादातर अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने की होती है, लेकिन आर्थिक और प्रौद्योगिकी की ताकत भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सैन्य शक्ति का यही आधार है। पारं पारंपरिक सुरक्षा नीति का चौथा तत्व
है गठबंधन बनाना। तो चौथा तत्व है ये गठबंधन बनाना। गठबंधन में कई देश शामिल होते हैं और सैन्य हमले को रोकने अथवा उससे रक्षा करने के लिए संवेद कदम उठाते हैं। अधिकांश गठबंधनों को लिखित संधि से एक औपचारिक रूप मिलता है और ऐसे गठबंधनों को यह बात बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि खतरा किससे है। किसी देश अथवा गठबंधन की तुलना में अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए देश गठबंधन बनाते हैं। गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं और राष्ट्रीय हितों के बदलने पर गठबंधन भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने सन 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ इस्लामी उग्रवादियों को समर्थन दिया। लेकिन तो देखिए क्या बात है यहाँ पर। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सन 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ इस्लामी उग्रवादियों को समर्थन दिया, लेकिन ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अल कायदा नामक समूह के आतंकवादियों ने जब 11 दिसंबर 2001 के दिन उस पर हमला किया, किस पर, अमेरिका पर, तो उसने इस्लामी उग्रवादियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक तरफ तो देखो उनको समर्थन दिया गया था, जबकि दूसरी तरफ जब अपने ऊपर बात आई तो उन्हीं के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। सुरक्षा की परंपरागत धारणा में माना जाता है कि किसी देश की सुरक्षा को ज्यादातर खतरा उसकी सीमा के बाहर से होता है। इसकी वजह है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। इस निर्मम मैदान में कोई ऐसी ऐसी कोई केंद्रीय ताकत नहीं जो देशों के व्यवहार बर्ताव पर अंकुश रखने में सक्षम हो। किसी देश के भीतर हिंसा के खतरों से निपटने के लिए एक जानी पहचानी व्यवस्था होती है, इसे सरकार कहते हैं। लेकिन विश्व राजनीति में ऐसी कोई केंद्रीय सत्ता नहीं जो सबके ऊपर हो। यह सोचने का लालच हो सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसी सत्ता है अथवा ऐसा बन सकता है। बहरहाल फिलहाल अपनी बनावट के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र संघ अपने सदस्य देशों का दास है और इसके सदस्य देश जितनी सत्ता इसको सौंपते हैं और स्वीकारते हैं उतनी ही सत्ता इसे हासिल होती है। अतः विश्व राजनीति में हर देश को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी होती है। पारंपरिक धारणा, आंतरिक सुरक्षा की पारंपरिक धारणा देखते हैं। इतनी बातों को पढ़ने के बाद आपके ज़हन में यह सवाल ज़रूर कौंधा होगा कि क्या सुरक्षा आंतरिक शांति और कानून व्यवस्था पर निर्भर नहीं करती? अगर किसी देश के भीतर रक्तपात हो रहा हो अथवा होने की आशंका हो, तो वह देश सुरक्षित कैसे हो सकता है? यह बाहर के हमलों से निपटने की तैयारी कैसे करेगा? जबकि खुद अपनी सीमा के भीतर सुरक्षित नहीं है। इसी कारण सुरक्षा की परंपरागत धारणा का जरूरी रिश्ता अंदरूनी सुरक्षा से भी है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से इस पहलू पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया, तो इसका कारण यही था कि दुनिया के अधिकांश ताकतवर देश अपनी अंदरूनी सुरक्षा के प्रति कमोबेश आश्वस्त थे। हमने पहले कहा था कि संदर्भ और स्थिति को नजर में रखना जरूरी है। आंतरिक सुरक्षा ऐतिहासिक रूप से सरकारों का सरोकार बनी चली आ रही थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसे हालात और संदर्भ सामने आए कि आंतरिक सुरक्षा पहले की तुलना में कहीं कम महत्व की चीज बन गई। सन 1945 के बाद ऐसा जान पड़ा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ अपनी सीमा के अंदर एकीकृत और शांति संपन्न हैं। अधिकांश यूरोपीय देशों, खासकर ताकतवर पश्चिमी मुल्कों को के सामने अपनी सीमा के भीतर समुदायों अथवा वर्गों से कोई गंभीर खतरा नहीं था। इस कारण इन देशों ने अपना ध्यान सीमा पार के खतरों पर केंद्रित किया। इन देशों के सामने बाहरी खतरे क्या थे? यहाँ पर फिर हमें संदर्भ और स्थिति पर ध्यान देना होगा। हम इस बात को जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर चला। कब से? दूसरे विश्व युद्ध के बाद से। और इस दौर में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नेतृत्व वाला पश्चिमी गुट, सोवियत संघ की अगुवाई वाला साम्यवादी गुट एक दूसरे के आमने सामने थे। तो कौन कौन थे ये? अमेरिका और सोवियत संघ के जो उसमें नेतृत्व में गुट थे वो। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों गुटों को अपने ऊपर एक दूसरे से सैन्य हमले का भय था। इसके अतिरिक्त कुछ यूरोपीय देशों को अपने उपनिवेशों में उपनिवेशीकृत जनता से खून खराबे की चिंता सता रही थी। अब ये लोग आजादी चाहते थे।
इस सिलसिले में हम याद करें कि 1950 के दशक में फ्रांस को वियतनाम अथवा सन 1950 और 60 के दशक में ब्रिटेन को केन्या में जूझना पड़ा। फ्रांस को वियतनाम और ब्रिटेन को केन्या में। उपनिवेशों ने 1940 के दशक के उत्तरार्ध से आजाद होना शुरू किया और उनके सुरक्षा सरोकार अक्सर यूरोपीय ताकतों के समान ही थे। कुछ नव स्वतंत्र देश यूरोपीय ताकतों के समान शीत युद्धकालीन गुटों में एक न एक के सदस्य बन गए। ऐसे में इन देशों को जोर पकड़ते शीत युद्ध की चिंता करनी थी और दूसरे खेमे में जाने वाले अपने पड़ोसी देश अथवा दूसरे गुट के नेता संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा सोवियत संघ से दुश्मनी ठाननी थी या अमेरिका अथवा सोवियत संघ के किसी साथी देश से मोल लेना था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जितने युद्ध हुए उसमें एक तिहाई युद्धों के लिए शीत युद्ध जिम्मेदार रहा। इनमें से अधिकांश युद्ध तीसरी दुनिया में हुए। अधिकांश युद्ध कहां पर हुए? तीसरी दुनिया में हुए। जिस तरह विदा होती है औपनिवेशिक ताकतों जिस तरह विदा होती औपनिवेशिक ताकतों को उपनिवेशों में खून खराबे का भय सता रहा था, उसी तरह आजादी के बाद कुछ उपनिवेशित मुल्कों को डर था कि उनके यूरोपीय औपनिवेशिक शासक कहीं उन पर हमला न बोल दें। ऐसे में इन मुल्कों को एक साम्राज्यवादी युद्ध से अपनी रक्षा के लिए तैयारी करनी पड़ी। एशिया और अफ्रीका के नवस्वतंत्र देशों के सामने खड़ी सुरक्षा की चुनौतियां यूरोपीय देशों के मुकाबले दो मायनों में विशिष्ट थीं। एक तो इन देशों को अपने पड़ोसी देश से सैन्य हमले की आशंका थी। दूसरे इन्हें अंदरूनी सैन्य संघर्ष की भी चिंता करनी थी। इन देशों को सीमा पार से खतरा तो था ही, खासकर पड़ोसी देशों से, साथ ही भीतर से भी खतरे की आशंका थी। अनेक नवस्वतंत्र देश संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ अथवा औपनिवेशिक ताकतों से कहीं ज्यादा अपने पड़ोसी देशों से आशंकित थे। इनके बीच सीमा रेखा और भूक्षेत्र अथवा आबादी पर नियंत्रण को लेकर एक-एक करके सभी सवालों पर झगड़े हुए। अलग राष्ट्र बनाने पर तुले अंदर के अलगाववादी आंदोलनों ने भी इन देशों को खतरा था। आंदोलनों से कोई पड़ोसी मुल्क ऐसे अलगाववादी आंदोलन को हवा दे अथवा उसकी सहायता करे तो दो पड़ोसी देशों के बीच तनाव की स्थिति बनती थी। विश्व के सशस्त्र संघर्षों में 95% अब आंतरिक युद्ध के अंतर्गत हैं। सन 1946 से 91 के बीच गृह युद्धों की संख्या में 12 गुनी वृद्धि हुई। 12 गुनी 1946 से लेकर 1991 के बीच जो गृह युद्ध हुए उनमें, जो पिछले 200 वर्षों में सबसे लंबी छलांग है। इस तरह पड़ोसी देशों से युद्ध और आंतरिक संघर्ष नव स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती थी। सुरक्षा के पारंपरिक तरीके। सुरक्षा की परंपरागत धारणा में स्वीकार किया जाता है कि हिंसा का इस्तेमाल यथासंभव सीमित होना चाहिए। युद्ध के लक्ष्य और साधन दोनों से इसका संबंध है। न्याय युद्ध की यूरोपीय परंपरा का ही यह प्रवृत्ति विस्तार है। आज लगभग पूरा विश्व मानता है कि किसी देश को युद्ध उचित कारणों यानी आत्मरक्षा अथवा दूसरों को जनसंहार से बचाने के लिए ही करना चाहिए। इस दृष्टिकोण के अनुसार किसी युद्ध में युद्ध साधनों का सीमित इस्तेमाल होना चाहिए। युद्धरत सेना को चाहिए कि वह संघर्ष विमुक्त शत्रु निहत्थे व्यक्ति अथवा आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु को न मारे। सेना को उतने ही बल का प्रयोग करना चाहिए जितना आत्मरक्षा के लिए जरूरी हो। उसे एक सीमा तक ही हिंसा का सहारा लेना चाहिए। बल प्रयोग तभी किया जाए जब बाकी उपाय असफल हो गए हों।
सुरक्षा की परंपरागत धारणा इस संभावना से इनकार नहीं करती कि देशों के बीच एक एक न एक रूप में सहयोग हो। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है निरस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण तथा विश्वास की बहाली। निरस्त्रीकरण की मांग होती है कि सभी राज्य, चाहे उनका आकार, ताकत और प्रभाव कुछ भी हो, कुछ खास किस्म के हथियारों से बाज आएं। उदाहरण के लिए 1972 की जैविक हथियार संधि 1972 में हुई थी ये, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, तथा 1997 की रासायनिक हथियार संधि 1972 की थी, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, और 1997 का रासायनिक यानी कि केमिकल वेपन्स कन्वेंशन में ऐसे हथियारों को बनाना और रखना प्रतिबंधित कर दिया गया है। 155 से ज्यादा देशों ने बीडब्ल्यूसी यानी कि बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन पर और 193 देशों ने केमिकल्स वेपन्स कन्वेंशन पर संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इन दोनों संधियों पर दस्तखत करने वालों में सभी महाशक्तियां शामिल हैं, लेकिन महाशक्तियां अमेरिका तथा सोवियत संघ सामूहिक संहार के अस्त्र यानी कि परमाणविक हथियार का विकल्प नहीं छोड़ना चाहती थीं। इसलिए दोनों ने अस्त्र नियंत्रण का सहारा लिया। अस्त्र नियंत्रण के अंतर्गत हथियारों को विकसित करने अथवा उनको हासिल करने के संबंध में कुछ कायदे कानूनों का पालन करना पड़ता है। सन 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि एबीएम जिसको हम कहते हैं, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ने अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका। ऐसे प्रक्षेपास्त्रों से हमले की शुरुआत की जा सकती थी। संधि में दोनों देशों को सीमित संख्या में ऐसी रक्षा प्रणाली तैनात करने की अनुमति थी, लेकिन इस संधि ने दोनों देशों को ऐसी रक्षा प्रणाली के व्यापक उत्पादन से रोक दिया। जैसा कि हमने अध्याय 1 में देखा है, अमेरिका और सोवियत संघ ने अस्त्र नियंत्रण की कई अन्य संधियों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी साल्ट 2 संधि 2 है ये, और सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी स्टार्ट जिसको कहा गया है शामिल है। परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी इसको कहते हैं, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 भी एक अर्थ में अस्त्र नियंत्रण संधि ही थी, क्योंकि इसमें परमाणविक हथियारों के उपार्जन को कायदे कानून के दायरे में ला खड़ा किया। जिन देशों ने सन 1967 से पहले परमाणु हथियार बना लिए थे, उनका परीक्षण कर लिया था, उन्हें इस संधि के अंतर्गत इन हथियारों को रखने की अनुमति दी गई। जो देश सन 1967 तक ऐसा नहीं कर पाए थे, उन्हें ऐसे हथियारों को हासिल करने के अधिकार से वंचित उन्हें इस संधि के अंतर्गत हथियारों को रखने की अनुमति दी गई थी। जो देश सन 1967 तक ऐसा नहीं कर पाए थे, उन्हें ऐसे हथियारों को हासिल करने के अधिकार से वंचित किया गया। परमाणु अप्रसार संधि ने परमाणविक आयुधों को समाप्त तो नहीं किया, लेकिन इन्हें हासिल कर सकने वाले देशों की संख्या जरूर कम की। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में यह बात भी मानी गई है कि विश्वास बहाली के उपायों से देशों के बीच हिंसाचार कम किया जा सकता है। विश्वास बहाली की प्रक्रिया में सैन्य टकराव और प्रतिद्वंद्विता वाले देश सूचनाओं तथा विचारों के नियमित आदान प्रदान का फैसला करते हैं। दो देश एक दूसरे को अपने फौजी मकसद तथा एक हद तक अपनी सैन्य योजनाओं के बारे में बताते हैं। ऐसा करके ये देश अपने प्रतिद्वंदी को इस बात का आश्वासन देते हैं कि उनकी तरफ से औचक हमले की योजना नहीं बनाई जा रही। देश एक दूसरे को यह भी बताते हैं कि उनके पास किस तरह के सैन्य बल हैं। वे यह भी बता सकते हैं कि इन बलों को कहाँ तैनात किया जा रहा है। संक्षेप में कहें तो विश्वासी बहाली की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि प्रतिद्वंदी देश किसी गलतफहमी या गफलत में पड़कर जंग के लिए आमादा ना हो जाएं। कुल मिलाकर देखें तो सुरक्षा की परंपरागत धारणा मुख्य रूप से सैन्य बल के प्रयोग
अथवा सैन्य बल के प्रयोग की आशंका से संबद्ध है। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में माना जाता है कि सैन्य बल से सुरक्षा को खतरा पहुंचता है और सैन्य बल से ही सुरक्षा को कायम रखा जा सकता है। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा सिर्फ सैन्य खतरों से संबद्ध नहीं, इसमें मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों और आशंकाओं को शामिल किया जाता है। इसकी शुरुआत होती है पारंपरिक सुरक्षा की धारणा के भीतर स्वीकार किए गए संदर्भी सुरक्षा सुरक्षा किसकी पर सवाल उठाकर। ऐसा करते हुए सुरक्षा के तीन और तत्वों किन चीजों की सुरक्षा, किन खतरों से सुरक्षा और सुरक्षा के तरीके पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। जब हम संदर्भी की बात करते हैं तो हमारा आशय होता है सुरक्षा किसको चाहिए। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में भू क्षेत्र और संस्थाओं सहित राज्य को संदर्भी माना जाता है। तो कौन कौन हुए संदर्भी? भू क्षेत्र और संस्थाओं सहित राज्य। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में संदर्भी का दायरा बड़ा होता है। जब हम पूछते हैं कि सुरक्षा किसको, तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के प्रतिवादकों का जवाब होता है सिर्फ राज्य ही नहीं, व्यक्तियों और समुदायों या कहें कि समूची मानवता को सुरक्षा की जरूरत है। इसी कारण सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा कहा जाता है। मानवता की रक्षा का विचार जनता जनार्दन की सुरक्षा को राज्यों की सुरक्षा से बढ़कर मानता है। मानवता की सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा एक दूसरे के पूरक होने चाहिए और अक्सर होते भी हैं। लेकिन सुरक्षित राज्य का मतलब हमेशा सुरक्षित जनता नहीं होता। नागरिकों को विदेशी हमले से बचाना भले ही उनकी सुरक्षा की जरूरी शर्त हो, लेकिन इतने भर को पर्याप्त नहीं माना जा सकता। सच्चाई यह है कि पिछले 100 वर्षों में जितने लोग विदेशी सेना के हाथों मारे गए, उससे कहीं ज्यादा लोग खुद अपनी ही सरकार के हाथों खेत रहे, मतलब उनकी भी मृत्यु हो गई। मानवता की सुरक्षा के सभी पैरोकार मानते हैं कि इसका प्राथमिक लक्ष्य व्यक्तियों की संरक्षा है। बहरहाल इस बात पर मतभेद है कि ठीक ठीक ऐसे कौन से खतरे हैं जिनसे व्यक्तियों को बचाया जाना चाहिए। मानवता की सुरक्षा का संकीर्ण अर्थ लेने वाले पैरोकारों का जोर व्यक्तियों को हिंसक खतरों यानी खून खराबे से बचाने पर होता है, या संयुक्त राष्ट्र संघ के भूतपूर्व महासचिव कोफी अन्नान के शब्दों में कहें तो ऐसे पैरोकारों का आशय होता है व्यक्तियों और समुदायों को अंदरूनी खून खराबा से बचाना। मानवता की सुरक्षा मानवता की सुरक्षा का व्यापक अर्थ लेने वाले पैरोकारों का तर्क है कि खतरों की सूची में अकाल, महामारी और आपदाओं को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध, जनसंहार और आतंकवाद साथ-साथ मिलकर जितने लोगों को मारते हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग अकाल, महामारी और आपदा की भेंट चढ़ जाते हैं। मानवता की सुरक्षा के व्यापकतम अर्थ में आर्थिक सुरक्षा और मानवीय गरिमा की सुरक्षा को भी शामिल किया जाता है। तनिक अलग अंदाज में कहें तो मानवता की रक्षा के व्यापक नजरिए में जोर अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति पर दिया जाता है। विश्वव्यापी खतरे जैसे वैश्विक तापवृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद तथा एड्स और बर्ड फ्लू जैसी महामारियों के मद्देनजर 1990 के दशक में विश्व सुरक्षा की धारणा उभरी। कोई भी देश इन समस्याओं का समाधान अकेले नहीं कर सकता। ऐसा भी हो सकता है कि किन्हीं स्थितियों में किसी एक देश को इन समस्याओं की मार बाकियों की अपेक्षा ज्यादा झेलनी पड़े। उदाहरण के लिए वैश्विक ताप वृद्धि से अगर समुद्र तल 2 मीटर ऊंचा उठता है तो बांग्लादेश का 20% हिस्सा डूब जाएगा, कमोबेश पूरा मालदीव सागर में समा जाएगा और थाईलैंड की 50% आबादी को खतरा पहुंचेगा। बांग्लादेश, मालदीव और थाईलैंड को ज्यादा खतरा है, क्योंकि इन समस्याओं की प्रकृति वैश्विक है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, भले ही इसे हासिल करना मुश्किल हो। खतरे के नए स्रोत सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष हैं, मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा। ये दोनों सुरक्षा के खतरों के सुरक्षा के संदर्भ में
खतरों की बदलती प्रकृति पर जोर देते हैं। हम नीचे के खंड में ऐसे कुछ खतरों की चर्चा करेंगे। आतंकवाद का आशय राजनीतिक खून खराबे से है, जो जानबूझकर और बिना किसी मुरव्वत के नागरिकों को अपना निशाना बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक से ज्यादा देशों में व्याप्त है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक से ज्यादा देशों में व्याप्त है और उसके निशाने पर कई देशों के नागरिक हैं। कोई राजनीतिक संदर्भ या स्थिति नापसंद हो कोई राजनीतिक संदर्भ या स्थिति नापसंद हो तो आतंकवादी समूह उसे बल प्रयोग अथवा बल प्रयोग की धमकी देकर बदलना चाहते हैं। जनमानस को आतंकित करने के लिए नागरिकों को निशाना बनाया जाता है और आतंकवाद नागरिकों के असंतोष का इस्तेमाल कर राष्ट्रीय सरकारों अथवा संघर्षों में शामिल हो अन्य पक्ष के खिलाफ करता है। आतंकवाद के चिर परिचित उदाहरण है विमान अपहरण अथवा भारी भीड़ भरी जगहों जैसे रेलगाड़ी, होटल, बाजार या ऐसी अन्य जगहों पर बम लगाना। सन 2001 के 11 सितंबर को आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला बोला। इस घटना के बाद से दूसरे मुल्क और वहां की सरकारें आतंकवाद पर ज्यादा ध्यान देने लगी हैं। बहरहाल आतंकवाद कोई नई परिघटना नहीं है। गुजरे वक्त में आतंकवाद की अधिकांश घटनाएं मध्य पूर्व, यूरोप, लैटिनी अमेरिका और दक्षिण एशिया में हुई। मानव अधिकार की बात करते हैं। मानव अधिकार को 3 कोटियों में रखा गया है। हो सकता है कि आपको लगे कि मानव अधिकारों की इससे कहीं ज़्यादा कोटियाँ हो सकती हैं, लेकिन इन तीनों कोटियों से मानव अधिकार विषयक चर्चा की शुरुआत की जा सकती है। पहली कोटि राजनीतिक अधिकारों की है, जैसे अभिव्यक्ति और सभा करने की आज़ादी। दूसरी कोटि आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की है। अधिकारों की तीसरी कोटि में उपनिवेशीकृत जनता अथवा जातीय और मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार आते हैं। इस वर्गीकरण को लेकर व्यापक सहमति है, लेकिन इस बात पर सहमति नहीं बन पाई है कि इनमें से किस कोटि के अधिकारों को सार्वभौम मानवाधिकारों की संज्ञा दी जाए या इन अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को क्या करना चाहिए। 1990 के दशक से कुछ घटनाओं मसलन रवांडा में जनसंहार, कुवैत पर इराक का हमला और पूर्वी तिमोर में इंडोनेशियाई सेना के रक्तपात के कारण बहस चल पड़ी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को मानवाधिकारों के हनन की स्थिति में हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं। कुछ का तर्क है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को अधिकार देता है कि वह मानव अधिकारों की रक्षा के लिए हथियार उठाए। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हैं जिनका तर्क है कि संभव है ताकतवर देशों के हितों से यह निर्धारित होता हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार उल्लंघन के किस मामले में कार्रवाई करेगा और किस में नहीं। खतरे का एक और स्रोत वैश्विक निर्धनता है। विश्व की जनसंख्या फिलहाल 760 करोड़ है और यह आंकड़ा 21वीं सदी के मध्य तक 1000 करोड़ हो जाएगा, मतलब 2050 के आसपास तक। फिलहाल विश्व की कुल जनसंख्या वृद्धि का 50% सिर्फ 6 देशों भारत, पाकिस्तान, चीन, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में घटित हो रहा है। जो जनसंख्या वृद्धि है उसका 50% इन 6 देशों में ही हो जाती है। अनुमान है कि अगले 50 सालों में दुनिया के सबसे गरीब देशों में जनसंख्या 3 गुनी बढ़ेगी। अगले 50 सालों में सबसे गरीब देशों में, जबकि इसी अवधि में अनेक धनी देशों की जनसंख्या घटेगी। प्रति व्यक्ति उच्च आय और जनसंख्या की कम वृद्धि के कारण धनी देश अथवा सामाजिक समूहों को और धनी बनने में मदद मिलती है, जबकि प्रति व्यक्ति निम्न आय और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि पर कैपिटा लो इनकम और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि एक साथ मिलकर गरीब देशों और सामाजिक समूहों को और गरीब बनाते हैं। विश्व स्तर पर यह असमानता उत्तरी गोलार्ध के देशों को दक्षिणी गोलार्ध के देशों से अलग करती है। दक्षिणी गोलार्ध के देशों में असमानता अच्छी खासी बढ़ी है। यहाँ कुछ देशों ने आबादी की रफ्तार को काबू में किया है और आय बढ़ाने में सफल रहे हैं, जबकि बाकी देश ऐसा नहीं कर पाए हैं।
उदाहरण के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा सशस्त्र संघर्ष अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में होते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा सशस्त्र संघर्ष कहाँ होते हैं? दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में। यह इलाका दुनिया का सबसे गरीब इलाका है। 21वीं सदी के शुरुआती समय में इस इलाके के युद्धों में शेष दुनिया की तुलना में कहीं ज्यादा लोग मारे गए। दक्षिणी गोलार्ध के देशों में मौजूद गरीबी के कारण अधिकाधिक लोग बेहतर जीवन, खासकर आर्थिक अवसरों की तलाश में ये चार्ट दिया है, उत्तरी गोलार्ध के देशों में प्रवास कर रहे हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक मतभेद उठ खड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानून, अप्रवासी जो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं, और शरणार्थी जो युद्ध तो अप्रवासी और शरणार्थी में यहाँ पर अंतर भी आप समझ सकते हैं। अप्रवासी जो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं, और शरणार्थी जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा अथवा राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने पर मजबूर होते हैं, में भेद करते हैं। सामान्यतः उम्मीद की जाती है कि कोई राज्य शरणार्थियों को स्वीकार करेगा, लेकिन उन्हें अप्रवासियों को स्वीकारने की बाध्यता नहीं होती। शरणार्थी अपनी जन्मभूमि को छोड़ते हैं, जबकि जो लोग अपना घर-बार छोड़ चुके हैं, परंतु राष्ट्रीय सीमा के भीतर ही हैं, उन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहा जाता है। जो लोग अपना घर-बार छोड़ चुके हैं, परंतु राष्ट्रीय सीमा के भीतर ही हैं, उन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित जन। आप समझ सकते हैं, ये कौन है जो अपने ही देश के अंदर रहते हैं। 1990 के दशक के शुरुआती सालों में हिंसा से बचने के लिए कश्मीर घाटी छोड़ने वाले कश्मीरी पंडित आंतरिक रूप से विस्थापित जन के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल मिला, आंतरिक रूप से विस्थापित जन कौन है? जो अपने देश की सीमाओं के भीतर ही रहते हैं। विश्व का शरणार्थी मानचित्र विश्व के संघर्ष मानचित्र से लगभग हूबहू मेल खाता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध के देशों में सशस्त्र संघर्ष और युद्ध के कारण लाखों लोग शरणार्थी बने और सुरक्षित जगह की तलाश में निकले। 1990 से 1995 के बीच 70 देशों के मध्य कुल 93 युद्ध हुए, और इसमें लगभग 55.5 लाख लोग मारे गए। इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति, परिवार और कभी-कभी पूरे समुदाय को सर्वव्याप्त भय अथवा आजीविका, पहचान और जीवन यापन के परिवेश के नाश के कारण जन्मभूमि छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। युद्ध और शरणार्थियों के प्रवास के आपसी रिश्ते पर नजर डालने से पता चलता है कि सन 1990 के दशक में कुल 60 जगहों से शरणार्थी प्रवास करने को मजबूर हुए, और इसमें 3 को छोड़कर शेष सभी के मूल में सशस्त्र संघर्ष था। मतलब आप देख सकते हैं कि सशस्त्र संघर्ष किस तरह से लोगों को प्रवास करने पर मजबूर करता है। अगला है एचआईवी एड्स, बर्ड फ्लू और सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं, जैसी महामारियां आप्रवास, व्यवसाय, पर्यटन और सैन्य अभियानों के जरिए बड़ी तेजी से विभिन्न देशों में फैली हैं। इन बीमारियों के फैलाव को रोकने में किसी एक देश की सफलता अथवा असफलता का प्रभाव दूसरे देश में होने वाले संक्रमण पर पड़ता है। अनुमान है कि 2003 तक पूरी दुनिया में 4 करोड़ लोग एचआईवी एड्स से संक्रमित हो चुके थे। इसमें 2/3 लोग अफ्रीका में रहते हैं, जबकि शेष के 50% दक्षिण एशिया में। उत्तरी अमेरिका तथा दूसरे औद्योगिक देशों में उपचार की नई विधियों के कारण 1990 के दशक के उत्तरार्ध के वर्षों में एचआईवी एड्स से होने वाली मृत्यु दर में तेजी से कमी आई है। लेकिन अफ्रीका जैसे गरीब इलाके के लिए ये उपचार कीमत को देखते हुए आकाश कुसुम कहे जाएंगे, जबकि अफ्रीका को ज्यादा गरीब बनाने में एचआईवी एड्स महत्वपूर्ण घटक साबित हुआ है। एबोला वायरस, हेंटा वायरस और हेपेटाइटिस सी जैसी कुछ नई महामारियां एबोला वायरस, हेंटा वायरस और हेपेटाइटिस सी, इनके जैसी कुछ नई महामारियां उभरी हैं, जिनके बारे में जानकारी भी कुछ खास नहीं है। कोरोना, टीबी, मलेरिया, डेंगू बुखार और हैजा जैसी पुरानी महामारियों ने औषधि प्रतिरोधक रूप धारण कर लिया है। इससे इनका उपचार कठिन हो गया है।
जानवरों में महामारी फैलने के भारी आर्थिक दुष्प्रभाव होते हैं। 1990 के दशक के उत्तरार्ध के सालों में ब्रिटेन ने मैड काऊ महामारी के भड़क उठने के कारण अरबों डॉलर का नुकसान उठाया है और बर्ड फ्लू के कारण कई दक्षिण एशियाई देशों को मुर्गे निर्यात बंद करना पड़ा। ऐसी महामारियां बताती हैं कि देशों के बीच पारस्परिक निर्भरता बढ़ रही है और राष्ट्रीय सीमाएं अब पहले की तुलना में कई कम सार्थक रह गई हैं। इन महामारियों का संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने की जरूरत है। सुरक्षा की धारणा में विस्तार करने का यह मतलब नहीं है कि हम हर तरह के कष्ट या बीमारी को सुरक्षा विषयक चर्चा के दायरे में शामिल कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, तो सुरक्षा की धारणा में संगति नहीं रह जाएगी। ऐसे में हर चीज सुरक्षा का मसला हो सकती है। इसी कारण किसी मसले को सुरक्षा का मसला कहलाने के लिए एक स्वीकृत मानक, न्यूनतम मानक पर खरा उतरना जरूरी है। मिसाल के लिए, अगर किसी मसले में से संदर्भी राज्य अथवा जनसमूह के अस्तित्व को खतरा हो रहा हो, तो उसे सुरक्षा का मसला कहा जा सकता है, चाहे इस खतरे की प्रकृति कुछ भी हो। उदाहरण के लिए, मालदीव को वैश्विक ताप वृद्धि से खतरा है। मालदीव को हमने अभी पहले भी पढ़ा, खतरा हो सकता है क्योंकि समुद्र तल के ऊंचा उठने से इसका ज्यादातर हिस्सा डूब जाएगा, जबकि दक्षिणी अफ्रीकी देशों में एचआईवी एड्स से गंभीर खतरा है क्योंकि यहाँ हर 6 वयस्क व्यक्ति में एक इस रोग। बोत्सवाना की हालत सबसे बदतर है, वहां 3 में से 1 व्यक्ति एचआईवी एड्स पीड़ित है। 1994 में रवांडा की तुत्सी जनजाति, रवांडा में पाई जाती है, तुत्सी जनजाति के अस्तित्व पर खतरा मंडराया क्योंकि प्रतिद्वंदी हुतू जनजाति, तो ये रवांडा में 2 जनजातियां हैं, तुत्सी और हुतू जनजाति ने कुछ ही हफ्तों में लगभग 5 लाख तुत्सी लोगों को मार डाला। इससे पता चलता है कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा भी सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के समान स्थानीय संदर्भों के अनुकूल परिवर्तनशील है। सहयोगात्मक सुरक्षा अगला है। सहयोगात्मक सुरक्षा, उससे पहले एक चार्ट देखते हैं। विश्व में शरणार्थी 2017 की एक रिपोर्ट है। तो अमेरिका में थे 16% अमेरिकी शरणार्थी। विश्व के विस्थापित लोगों को कहाँ शरण दी गई है? 16% है अमेरिका में। सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो 30% का आंकड़ा है अफ्रीका में। उसके बाद 26% शरणार्थियों को शरण मिली है मिडिल ईस्ट और उत्तरी अफ्रीका। यूरोप में 17%, अमेरिका में 16%, एशिया और पैसिफिक में 11%। अगला हम टॉपिक देखते हैं, सहयोग मूलक सुरक्षा। हमने देखा कि सुरक्षा पर मंडराते इन अनेक अपारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सैन्य संघर्ष की नहीं, बल्कि आपसी सहयोग की जरूरत है। आतंकवाद से लड़ने अथवा मानवाधिकारों को बहाल करने में भले ही सैन्य बल की कोई भूमिका न हो, और यहाँ भी सैन्य बल एक सीमा तक ही कारगर हो सकता है, लेकिन गरीबी मिटाने, तेल अथवा बहुमूल्य धातुओं की आपूर्ति बढ़ाने, आप्रवासियों और शरणार्थियों की आवाजाही के प्रबंधन तथा महामारी के नियंत्रण में सैन्य बल से क्या मदद मिलेगी, यह कहना मुश्किल है। वस्तुतः ऐसे अधिकांश मामलों में सैन्य बल का प्रयोग में से मामला और बिगड़ेगा। ज्यादा प्रभावी यही होगा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से रणनीतियां तैयार की जाएं। सहयोग द्विपक्षीय, दो देशों के बीच, क्षेत्रीय, महादेशीय अथवा वैश्विक स्तर का हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि खतरे की प्रकृति क्या है और विभिन्न देश इससे निपटने के लिए कितने इच्छुक तथा सक्षम हैं। सहयोग मूलक सुरक्षा में विभिन्न देशों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की अन्य संस्थाएं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि, स्वयंसेवी संगठन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस, निजी संगठन तथा दानदाता संस्थाएं, धार्मिक संगठन, मजदूर संगठन, सामाजिक और विकास संगठन, व्यावसायिक संगठन और निगम तथा जानी मानी हस्तियां
जैसे नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा शामिल हो सकती हैं। सहयोग मूलक सुरक्षा में भी अंतिम उपाय के रूप में बल प्रयोग किया जा सकता है। यानी सहयोग मूलक सुरक्षा में भी अंतिम उपाय के रूप में बल प्रयोग किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी उन सरकारों से निपटने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे सकती है जो अपनी ही जनता को मार रही हो अथवा गरीबी, महामारी और प्रलयंकारी घटनाओं की मार झेल रही जनता के दुख दर्द की उपेक्षा कर रही हो। ऐसी स्थिति में सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा का जोर होगा कि बल प्रयोग सामूहिक स्वीकृति से और सामूहिक रूप में किया जाए, न कि कोई एक देश अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी और स्वयंसेवी संगठनों समेत अन्यों की मर्जी पर ध्यान दिए बगैर बल प्रयोग का रास्ता अख्तियार करे। भारत सुरक्षा की रणनीतियां देखते हैं भारत के बारे में। भारत को पारंपरिक सैन्य और अपारंपरिक खतरों का सामना करना पड़ा है। ये खतरे सीमाओं के अंदर से भी उभरे और बाहर से भी। सुरक्षा की भारत की सुरक्षा नीति के चार बड़े घटक हैं। कितने घटक हैं? तो हम मान सकते हैं चार बड़े घटक हैं और अलग-अलग वक्त में इन्हीं घटकों के हेर-फेर से सुरक्षा की रणनीति बनाई गई है। सुरक्षा की नीति का पहला घटक रहा सैन्य क्षमता को मजबूत करना, क्योंकि भारत पर पड़ोसी देशों से हमले होते रहे हैं। पाकिस्तान ने 1947-48, 1965, 1971 तथा 1999 में और चीन ने सन 1962 में भारत पर हमला किया। दक्षिण एशियाई इलाकों में भारत के चारों तरफ परमाणु हथियारों से लैस देश हैं। ऐसे में भारत के परमाणु परीक्षण करने के फैसले 1998 को उचित ठहराते हुए भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क दिया। भारत ने सन 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था। भारत की सुरक्षा नीति का दूसरा घटक है अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करना। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एशियाई एकता उपनिवेशीकरण और निरस्त्रीकरण के प्रयासों की हिमायत की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतिम पंच मानने पर जोर दिया। भारत ने हथियारों के अप्रसार के संदर्भ में एक सार्वभौम और बिना भेदभाव वाली नीति चलाने की पहलकदमी की, जिससे हर देश को सामूहिक संहार के हथियारों, परमाणु, जैविक, रासायनिक से संबद्ध बराबर के अधिकार और दायित्व हों। भारत ने नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग उठाई और सबसे बड़ी बात यह है कि दो महाशक्तियों की खेमेबाजी से अलग उसने गुटनिरपेक्षता के रूप में विश्व शांति का तीसरा विकल्प सामने रखा। भारत उन 160 देशों में शामिल है जिन्होंने 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। क्योटो प्रोटोकॉल में वैश्विक ताप वृद्धि पर काबू रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। सहयोग मूलक सुरक्षा की पहलकदमी के समर्थन में भारत ने अपनी सेना संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाली के मिशनों में भेजी है। यहाँ से आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ। जितेंद्र सर का धन्यवाद। भारत की सुरक्षा रणनीति का तीसरा घटक है देश की अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटने की तैयारी। नागालैंड, मिजोरम, पंजाब और कश्मीर जैसे क्षेत्रों में कई उग्रवादी समूहों ने समय-समय पर इन प्रांतों को भारत से अलगाने की कोशिश की। भारत ने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का पालन किया है। यह व्यवस्था विभिन्न समुदाय और जनसमूहों को अपनी शिकायतों को खुलकर रखने और सत्ता में भागीदारी करने का मौका देती है। आखिर में एक बात यह है कि भारत में अर्थव्यवस्था को इस तरह विकसित करने के प्रयास किए गए हैं कि बहुसंख्यक नागरिकों को गरीबी और अभाव से निजात मिले और नागरिकों के बीच आर्थिक समान असमानता ज्यादा न हो। प्रयास आंशिक रूप से सफल हुए हैं। हम गरीबी और असमानता पर काबू पाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
फिर भी लोकतांत्रिक राजनीति में ऐसे अवसर उपलब्ध हैं कि गरीब और वंचित नागरिक अपनी आवाज उठा सके। लोकतांत्रिक रीति से निर्वाचित सरकार के ऊपर दबाव होता है कि वह आर्थिक समृद्धि को मानव विकास का सहगामी बनाए। इस प्रकार लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक आदर्श नहीं है, लोकतांत्रिक शासन को जनता लोकतांत्रिक शासन जनता को ज्यादा सुरक्षा मुहैया कराने का साधन भी है। इस संदर्भ में भारतीय लोकतंत्र की सफलता और असफलताओं के बारे में आप एक और किताब में विस्तार से पढ़ेंगे। ये किताब स्वातंत्र्योत्तर यानी स्वतंत्रता के बाद भारत की राजनीति पर केंद्रित है। देखिए, यहाँ ये आपका चैप्टर खत्म होता है और इसके बाद आपकी प्रश्नावली शुरू होती है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रश्नावली में किस तरह के क्वेश्चन है, और ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं, इनके आंसर तैयार कर लेते हैं तो। मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस को आपको पढ़कर बता देती हूँ कि कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, विश्वास बहाली के उपाय यानी कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कौन कौन से हैं? सीबीएम्स। अस्त्र नियंत्रण क्या है? गठबंधन क्या है? ये सब जो कीवर्ड्स हैं आपको पता होने चाहिए। निरस्त्रीकरण क्या है? ठीक है, जैसे ही इनका नाम आता है आपको इन कीवर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? निम्नलिखित में से किसको आप सुरक्षा परंपरागत सरोकार सुरक्षा का अपारंपरिक सरोकार खतरे की स्थिति नहीं का दर्जा देंगे? तो आपको ये पता होना चाहिए कि परंपरागत सरोकार और अपारंपरिक सरोकार कौन से होते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन भी आ गया है आपके पास। परंपरागत और अपारंपरिक सुरक्षा में क्या अंतर है? गठबंधनों का निर्माण करना और उनको बनाए रखना इनमें से किस कोटि में आता है? चौथा प्रश्न है इसका, तीसरी दुनिया के देशों और विकसित देशों की जनता के सामने मौजूद खतरों में क्या अंतर है? तो आपको पता होना चाहिए तीसरी दुनिया में कौन से देश आते हैं और विकसित देश कौन कौन से हैं। आतंकवाद सुरक्षा के लिए परंपरागत खतरे की श्रेणी में आता है या अपरंपरागत? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन सबको तैयार कर लेते हैं तो आपका ये चैप्टर से कुछ भी आ जाए आप उसको छोड़ेंगे नहीं। सुरक्षा के परंपरागत दृष्टिकोण का हिसाब, मतलब परंपरागत दृष्टिकोण बार-बार आ रहा है। शक्ति संतुलन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। सैन्य गठबंधन के क्या उद्देश्य होते हैं? और कुछ एग्जाम्पल भी याद रखेंगे इसके साथ, उसके उद्देश्य बताने तो हैं ही, गठबंधन के उद्देश्य भी बताने हैं फिर। पर्यावरण के तेजी से हो रहे नुकसान से देशों की सुरक्षा को जो गंभीर खतरा पैदा हो गया है, तो पर्यावरण को तेजी से जो नुकसान हो रहा है, उससे सुरक्षा को भी गंभीर खतरा है, उस पर आप तैयार करेंगे। देशों के सामने फिलहाल जो खतरे मौजूद हैं, उनमें परमाणविक हथियार का सुरक्षा यानी जो एटॉमिक वेपन्स का है डर है, और अपराध के लिए बड़ा सीमित उपयोग रह गया है। इस कथन का विस्तार। भारतीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए किस किस्म की सुरक्षा को वरीयता दी जानी चाहिए? देखिए, भारत का तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो ही जाता है कि भारतीय दृष्टिकोण से किस प्रकार की सुरक्षा को वरीयता दी जानी चाहिए, पारंपरिक या फिर अपारंपरिक। ठीक है, और ये कार्टून बेस है, इस तरह का आप तैयार कर लेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन आपको इस तरह का भी पेपर में देखने को मिलेगा 12th क्लास में, कि जिसमें एक कार्टून दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये कार्टून क्या बताता है, किस चीज के बारे में। तो देखिए, टेररिज्म टेररिज्म और टेररिज्म है, और ये क्या है? इस तरह से वॉर की कंडीशन है, ये युद्ध की स्थिति है। तो यहाँ हम अपने चैप्टर को विराम लगाते हैं और अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन, इसी चैप्टर के सभी क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम लेकर के। ठीक है, तो वेट कीजिए तब तक हमारे नेक्स्ट वीडियो तक, और उम्मीद है कि आपने लाइक शेयर इस वीडियो को जरूर किया होगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपको बहुत ही इंफॉर्मेशनल चैप्टर्स और आपके लिए बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी को आपको स्ट्रेंथ मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद। तो ये था समकालीन विश्व में सुरक्षा। थैंक यू वंस अगेन।